नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सीजीपीएससी द्वारा आयोजित पिछले परीक्षाओं के प्रश्न पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं जो है सीजीपीएससी 2011 से लेकर के अभी लास्ट जो पेपर हुआ था सीजीपीएससी का, वहाँ तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन को, ताकि आपको जो है सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की तैयारी में आसानी हो। इससे पहले भी मैंने सीजीपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर पर वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के उसमें काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो उनका रिक्वेस्ट पर ये जो श्रृंखला है मैं फिर से शुरू करने वाला हूं। और इसमें जो है मैं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को ऐड करूंगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011 के प्रश्न पत्र की। 2011 में सीजीपीएससी का केवल एक ही पेपर हुआ करता था उस समय, क्योंकि 2012 से जो है पैटर्न चेंज हुआ है। 2012 से जो है वो सी सेट लागू हो गया, तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में दो पेपर होने लगे। एक सामान्य अध्ययन जिसे हम जीएस कहते हैं, और दूसरा सी सेट जिसमें रीजनिंग वगैरह होता है। तो हम जो है सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन को ही देखेंगे। और आज जिस पेपर की हम बात कर रहे हैं ये है सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2011, जिसमें 150 प्रश्न थे। इसमें रीजनिंग भी इंक्लूडेड थे, छत्तीसगढ़ सब कुछ इसी में था 150 क्वेश्चंस में। तो आप लोग देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाना, मतलब क्वेश्चंस में परिवर्तन आता गया। मतलब शुरू के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको इजी लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस थोड़े से टफ होने लगेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्नों में परिवर्तन आ रहा है, क्वेश्चन जो है बदल रहे हैं, और किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो श्रृंखला को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग 2012, 13, 14, 15 सभी क्वेश्चन पेपर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन पेपर, अच्छा मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो है ना सेट ए मैंने लिया है, ठीक है, ये सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। और जो आंसर मैंने लिया है सीजीपीएससी का जो मॉडल आंसर जारी होता है उसी से मैंने आंसर लिया हुआ है, ठीक। और इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिया है, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। सूर्य के गिर्द मतलब कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है, यह आपको बताना है। तो देखिएगा यहां पर आपका उत्तर होगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की अगर हम बात करें तो इसको सूर्य के एक चक्कर लगाने में 11.86 वर्ष लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें तो शुक्र, मंगल, पृथ्वी, ये जो है बृहस्पति से कम समय लगता है इनको सूर्य की परिक्रमा करने में। आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। गैल्वेनीकृत लोहा मतलब कि जंग रहित लोहा, तो इस पर किसका लेप लगाया जाता है ये आपको बताना है। देखिए साइंस से जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि काफ़ी सारे बच्चों के लिए ये भी कठिन हो सकता है, ठीक। तो इसका आंसर होगा जस्ता। जस्ते का लेप लगाया जाता है जिससे लोहा रंग जंग रहित हो जाता है, उसमें जो है जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है। पीतल आपके घर में होता होगा, पीतल का बर्तन, तो पीतल में किन किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है यह आपको बताना है। तो तांबा और जस्ता, ध्यान रखेंगे, तांबा और जस्ता जो है को मिला करके, तांबा और जस्ता को मिला करके जो है पीतल बनता है। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड, जो आप लोग पेंसिल लिखते हैं ना, जिसको फिर रबर से इरेज भी किया जा सकता है, तो उसका जो लीड है जिससे आप लिखते हैं वो किस चीज का बना हुआ होता है। तो वो बना हुआ होता है ग्रेफाइट का। इसमें मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट और मिट्टी का मिश्रण से पेंसिल का लीड बनता है, ठीक। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट लीड को काला और लिखने योग्य बनाता है। तो ये बाकी चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। वैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा जो है वीडियो लंबा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, आपको बताना है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। भूगोल का क्वेश्चन है, ठीक। तो ये पाया जाएगा समताप मंडल में।
समताप मंडल की अगर हम बात करें तो ये जो है पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर पाया जाता है समताप मंडल, और यहीं पर जो है ओजोन परत देखने को मिलता है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाता है, हमें बचाता है। ठीक, विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल, ये जो है विटामिन डी में पाया जाता है, कैल्सीफेरॉल। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं, अगर कोई सीजीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इनको सॉल्व भी कर पाएगा, लेकिन जो अभी अभी शुरुआत कर रहा है और जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो देखिएगा कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। इसके अलावा विटामिन सी भी पानी में घुलनशील है, पानी में जल्दी घुल जाता है। ठीक, जल्दी डिजोल्व हो जाता है पानी में, विटामिन बी और विटामिन सी। अब देखिएगा विटामिन बी 1 2 3 ऐसे होता है ना, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, तो बहुत सारे जो विटामिन बी हैं वो घुलनशील है, या फिर हम ये बोल सकते हैं विटामिन बी और विटामिन सी समूह पानी में घुलनशील है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सोनार निम्न प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, सोनार जो है ये यूज किया जाता है नौ संचालकों द्वारा, जो नौ संचालक है ना नेवी, उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है ध्वनि तरंगों द्वारा वस्तुओं के पता लगाने में। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, पाइरोमीटर निम्न के मापने के प्रयोग में लाया जाता है। पाइरोमीटर, तो देखिएगा पाइरोमीटर ये जो है उच्च तापमान को मापने के काम में लाया जाता है। उच्च तापमान मतलब देखो नॉर्मली हम लोग जो थर्मामीटर होता है वो तो जो बुखार वगैरह को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब बुखार कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 104 डिग्री, लेकिन जो उच्च तापमान है उसको तो थर्मामीटर से नहीं नाप सकते ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है पाइरोमीटर। ध्यान रखेंगे, ऐसी चीजें जो है अभी भी पूछी जाती है क्योंकि साइंस से 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन। अगला है, निम्न में कौन कीट नहीं है? निम्न में से कौन कीट अर्थात कीड़ा नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा मकड़ी, ये कीड़ा नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि इसके पंख नहीं होते हैं और इसमें एंटीना भी नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है अवतल लेंस, लेंस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस किसके सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है भाई? तो ये ध्यान रखेंगे, ये होता है मायोपिया के लिए अर्थात निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक, मोतियाबिंद, दीर्घ दृष्टि, निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो है इसको प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण धातु है। तो जंग रहित लोहा बनाने में किस चीज का प्रयोग किया जाता है भाई? तो ये है क्रोमियम। ठीक, क्रोमियम, तो ये जो है स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भाई माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा होगा ना, 8,849 मीटर कुछ इसकी हाइट है। ठीक, माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? पहले इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी भी देखने को मिलता है, और अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक, तो शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती है। ठीक, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए और लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगला दिया है, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। कोल्ड ब्लड एनिमल है मतलब मेंढक ठंडे खून का प्राणी है। क्या ये सही है गलत है आपको बताना है? तो भाई ये बिल्कुल सही है, मेंढक जो है कोल्ड ब्लड ठंडे खून का प्राणी है। ठीक है ना, कोल्ड ब्लड है। अगला हम देखते हैं, कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुत्ता शाकाहारी जानवर है? गलत है ना भाई, ये तो क्या है, सर्वाहारी है। ये अपना जो क्या कहते हैं पनीर वनीर भी खा लेगा और चिकन भी खाएगा, दोनों चीजें खा लेता है। ठीक, तो ये जो है शाकाहारी भी है मांसाहारी भी है, जिसको सर्वाहारी या उभयचर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो आंसर होगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल, इनको जो है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक
कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम याद रखेंगे, इस तरह की चीज़ें जो है पूछी जाती है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आपके ध्यान में रहता है तो अच्छी बात है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मशरूम क्या है? मशरूम जो आप खाते हैं ना, क्या है वो? क्या वो पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है? वास्तव में वो क्या है? कवक है। ठीक, कवक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? भाई कौन मछली नहीं है ये आपको बताना है। तो जो स्टार फिश है ना, ये मछली नहीं है भाई। अगला है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता, इसका आंसर हो जाएगा चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला है। ठीक। अगला है किस देश को आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है? एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या लेंगे? भारत। तो इस टाइप से जो चीजें हैं वो पूछा जाता है। ठीक। वैसे सीजीपीएससी में अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। अगला है वर्ष 2011 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई करंट अफेयर की बुक पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कुछ भी ऐसा फॉलो करते हैं तो बाकी चीज़ों को भी देख करके चलिएगा। ठीक। तो उस समय लंदन में हुआ था ये। आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा 2011 मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किसने जीता था। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा। देखिए ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो बस आप देख लीजिए या फिर मैं आपको बता देता हूं ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये जो चुनाव हुआ था उस समय को, हालांकि ये जो पेपर है ये 2011 के नाम से है, बट ये 2012 में हुआ था। ठीक। तो 2012 में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी का नाम पूछा गया था। ठीक। अगर हम हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाई छत्तीसगढ़ में चुनाव जो है ये हुआ था अपना 2023 में, मतलब एक साल पहले। तो उससे वो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन फिर भी कुछ मोटी मोटी चीजें आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक। तो रिसेंट जो हुआ होगा घटना उससे प्रश्न बनता है। खैर इसको हम छोड़ देते हैं। वैसे उस समय उमेश सिन्हा जी जो है अपना मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन भी जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा से ही रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2000 के दूसरे चुनाव में कांग्रेस महिला प्रत्याशियों की संख्या कितनी थी? भाई ये बड़ा कठिन क्वेश्चन था उस जमाने के हिसाब से, तो ऐसी चीजें भी पूछी जाती है, तो आप लोग को जो है प्रिपेयर रहना है। ठीक। अगला है भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं, उस गांव की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ये बताया है। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसका आंसर वैसे 500 है। तो जो भी योजना सोजना है ना उनको आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है किस मुल्क ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर आप सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी घटनाक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। सीजीपीएससी के लिए तो आप इन सब चीज़ों को स्कीप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि साथ में आप देख करके चले, हालांकि पूछता नहीं है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले पूछता था। आगे देखते हैं पूर्व यूएन सेक्रेटरी कोफी अन्नान ने, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। तो इस तरह की चीजें सीजी व्यापम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सीजीपीएससी अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगला है वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? उस समय जो है 40 लाख रुपए थी। ये आपको अभी का पूछा जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई सन दिया हुआ नहीं है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? तो भाई ये तो पूछ सकता है ना करंट अफेयर में। ठीक, ध्यान रहेंगे। ये अगला फिर उत्तर प्रदेश अच्छा, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब पारित हुआ? तो बीच में चल रहा था कि उत्तर प्रदेश को जो है अ, अ, 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव, लेकिन ये हो नहीं सका। ठीक। तो इस तरह के जो भी घटनाक्रम है आप लोग उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश के साथ भारत ने वर्तमान में द्विपक्षीय जो भी मतलब एविएशन सेफ्टी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस तरह की चीजें आपको देखनी है। अगला है ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि वर्तमान डाटा के आधार पर निम्न में कौन सा राज्य जिसमें आने वाले डोमेस्टिक टूरिस्टों की संख्या सबसे अधिक है? कहां पर सबसे अधिक डोमेस्टिक टूरिस्ट मतलब देसी पर्यटक आते हैं? तो ऐसे चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं?
ठीक, देख लीजिएगा इस टाइप की चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड। अगला देखते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? तो देखो अभी जो है दिल्ली मेट्रो, या फिर हम देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस काफी चर्चे में है ना, तो ऐसी चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो इन चीजों के बारे में भाई उसका प्रमुख कौन है, कौन संचालन कर रहा है, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा रेल ही नहीं, दूसरा कोई चीज जो हाल में चर्चे में हो तो उससे रिलेटेड चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला है, किस सांसद को वर्ष 2009 का सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया? तो भाई ये 2009 के स्थान पर 2022 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो आप लोग देखिएगा कि अभी किसको जो है सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया। उस समय मुरली मनोहर जोशी जी को पुरस्कृत किया गया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। और छत्तीसगढ़ से अगर किसी सांसद, किसी विधायक को पुरस्कार अगर प्राप्त हुआ है या कुछ में वो नॉमिनेट हुए हैं, तब तो भाई वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2007 के भारतीय गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई आपको अभी करंट का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि वर्तमान में कौन आया था, ठीक, तो वो जो है प्रश्न बनता है। अगला देखते हैं, इतिहास से क्वेश्चन आना शुरू हो गया। भाई ये तो बदलेगा नहीं, ठीक है ना। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, अगर जिसने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा है उसके लिए भी काफी आसान होगा। तो इसका आंसर है लोहा। लोहा अभी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो भाई घोड़ा के अवशेष अभी तक प्राप्त नहीं हुए, हालांकि कुछ स्थानों पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। बड़ा ही सरल सरल क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम आसान सा, 1028, लगभग सभी को पता होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्माण किया? देखो हड़प्पा सभ्यता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसके बाद जो गौतम बुद्धा है, महावीर स्वामी जी हैं, इनसे भी बनने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो गौतम बुद्ध ने कुशीनारा में निर्वाण प्राप्त किया था। सरल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, तो आपको इतना बेसिक नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, 2012 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2013 के, 2014, 15, 16 ऐसे आगे बढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन हो या करंट अफेयर के क्वेश्चन हो, उनका जो लेवल है ना बच्चा, वो थोड़ा थोड़ा जो है बढ़ता जाएगा, ठीक। तो उस लेवल, उस तरीके से आपको जो है तैयारी करना है। और मुझे लगता है कि मुझे ये जो श्रृंखला है ना, काफी पहले लेकर के आना चाहिए था, ठीक। देर से आ रहा है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है ना उनको करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो भाई देखो, ग्रीवरज थी, राजगृह थी, पाटलिपुत्र थी, लेकिन जो कौशाम्बी है ना, ये कभी भी मगध की राजधानी नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखिए, कौशाम्बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरुष्ठी लिपि में है? तो अशोककालीन अभिलेख, अशोक जो है बहुत सारे अभिलेख वो जारी करते थे। अशोक और उनका अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी, ठीक। शाहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में, वो खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था। बाकी के जो तीन हैं ये अपना ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। माफी चाहूंगा। मौखरी शासकों की राजधानी थी, मौखरी वंश के शासकों की राजधानी आपको बताना है, तो भाई ये थी कन्नौज। यहां से भी प्रश्न बनते हैं बच्चे, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। अगला दिया है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भाई ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, आप लोग घर में भी सुनते होंगे, आपके दादी नानी से 12 ज्योतिर्लिंग हैं इस टाइप से, ठीक, उनकी यात्रा करना, ये सारा चीज। अगला देखते हैं, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, हमारे भारत में सूर्य मंदिर काफी सारे स्थानों में है, ठीक। जैसे एक जगन्नाथपुरी वाला बड़ा फेमस है, उसके बाद मोढेरा का सूर्य मंदिर भी बड़ा फेमस है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आप लोग जो है मेरे साथ साथ आंसर करने की कोशिश करिएगा मुझसे पहले। अगला है, अंगकोर वाट, अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? अंकोर वाट यहाँ हिंदू धर्म संबंधित मंदिरें हैं, तो ये कंबुचिया, यही दिया हुआ था, कंबोडिया, ठीक, कंबोडिया, ये कंबोडिया है जिसको कंबुचिया भी कहा गया है, ठीक। तो वहां पर जो है ये मंदिर समूह है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की?
विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी भाई? तो धर्मपाल, पाल वंश के ये शासक थे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो एक खालिस्तान थे। क्या थे भैया अमीर खुसरो? दिल्ली सल्तनत काल में थे ना, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। ठीक, तो ये इतिहासकार थे, कवि थे, संगीतज्ञ थे भैया, सब कुछ थे, ऑलराउंडर जिसको बोला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो देखते हैं, देखो विलियम हॉकिंस ये आया था अपने, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो दोनों जहांगीर के समय में। एंटोनियो मोन्सेरात ये आए थे भैया अपने अकबर के दरबार में। पीटर मुंडी की बात करें तो ये तो भैया आया था शाहजहां के समय में। तो ये क्वेश्चन ही मेरे ख्याल से गलत है, लेकिन जो पीएससी ने आंसर ना इसी को लिया है। ठीक है, पीटर मुंडी वैसे शाहजहां के काल में आया था, लेकिन सीजीपीएससी का आंसर क्या है? पीटर मुंडी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही खालिस्तान वर्ष में प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया भैया दीन ए इलाही? तो 1582 में प्रारंभ किया था। ठीक है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी बादशाह अकबर द्वारा। आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो रेल यात्रा प्रारंभ करने वाली कंपनी का नाम बताना है। 1853 में रेलवे लाइन बिछा दी गई, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ये जो है पहली कंपनी थी। ठीक, अगला छत्तीसगढ़ आ गया भैया। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उस समय कम थे, अभी तो 50 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, लगभग लगभग पूरा का पूरा जो है सिलेबस कवर अप है मेरे चैनल पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक, देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक क्षेत्रों का विस्तार है। दक्कन ट्रैप, कडप्पा ट्रैप, धारवाड़ क्षेत्रों का अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। पीएससी ने आंसर लिया अवर्गीकृत रवेदार चट्टानों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, भारत के निम्न से अच्छा में होना, ठीक है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा खनिज मिलता है भाई? तो ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व में, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी आता है, उड़ीसा भी आता है, झारखंड भी आता है, उधर कर्नाटक वाला क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। इस तरफ जो है सर्वाधिक खनिज भंडार देखने को मिलता है। ठीक है, कोयला, लोहा और भी बहुत कुछ। छत्तीसगढ़ में निम्न जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे छोटा है? अब यहाँ जनपद कहा गया है, जनपद हम जो ना जनपद पंचायत वो वाला जनपद नहीं। सीजीपीएससी जो है जिला को कई बार जनपद लिख देता है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, जिला को जो है जनपद कर देता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो उस समय के हिसाब से आपको आंसर करना है, हालांकि वो जानने की आपको आवश्यकता नहीं है कि उस समय में इनमें से कौन बढ़ा था, क्योंकि ये तो भाई आपके लिए कोई मतलब उतना काम का नहीं है। तो सबसे छोटा उस समय कवर्धा था। बाकी आपको अभी ध्यान रखना है, क्योंकि उस जमाने में 2011-12 की स्थिति में भाई कितने जिले थे? 27 जिले थे। ठीक, लेकिन वर्तमान समय में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 33 हो गई है। तो आपको 33 जिलों के आधार पर कौन सा जिला छोटा है, कौन सा जिला बड़ा है, किस जिले में लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या क्या है, ये तमाम चीजें आपको ध्यान में रखना है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि के ह्रास का कारण नहीं है? कृषि भूमि के ह्रास का कारण, ठीक, तो एक तो भाई सड़कों का विस्तार, इससे कृषि भूमि का ह्रास हो रहा है, नगरीकरण से भी हो रहा है, औद्योगिकीकरण से भी हो रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन था। सिंचाई की सुविधा, भाई इससे तो कृषि भूमि को फायदा होगा ना, तो इससे जो है ह्रास नहीं होता है। आंसर होगा ड। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। भाई बताइए क्वेश्चन का आंसर। पहले ये क्वेश्चन पूछता था, सोचिए उस जमाने के लोगों को कितना आसान था, लेकिन लोग इसी को रटते थे। अभी तो सभी को पता है 1 नवंबर सन 2000। ठीक, अच्छा 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था? तो उत्तराखंड राज्य की स्थापना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो भाई बताना है आपको कौन सा जनपद, कौन सा जिला। जनपद मतलब जिला। मैं फिर से बता रहा हूं, जनपद किसको लिखा गया है? जिला को लिखा गया है। तो अभी जो 33 जिलों में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, किसमें जनसंख्या अधिक है, किसमें जनसंख्या सबसे कम है, जनजातीय बाहुल्य जिला, कम जनजाति वाला जिला, इस टाइप से तमाम चीजें आपको देखना होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो ये उस समय का क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर लिया गया है भोटिया। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, तो ये है जिम कॉर्बेट
राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है भैया? यूके में है, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अभी भी बनते हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। तो नंदा देवी ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भाई बताइए सबसे बड़ी नदी कौन सी है? उस जमाने में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, आज तो सब बता दोगे ना, स्कूल के बच्चों को भी पता होगा। सबसे बड़ी नदी क्या है? महानदी, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी। देखो भागीरथी नदी और जो अलकनंदा नदी है, दोनों नदियां मिलकर के क्या बनती है? गंगा बनती है, ठीक। तो भागीरथी नदी का उद्गम होता है गोमुख से, और यहाँ पर जो भागीरथी और जो अलकनंदा नदी है ये देवप्रयाग में मिलकर के गंगा के रूप में आगे प्रवाहित होती है। गंगोत्री गोमुख, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? भाई बहुत कठिन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। अभी तो बिल्कुल बेसिक सा है ना, सभी को पता है कि भाई उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, ठीक। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप यही पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन हो सकता है कुछ जो बच्चे मान लो अभी अभी जागे हैं कि भाई हमको पीएससी देना है, तो वैसे बच्चों के लिए टिफिकल्ट भी हो सकता है। तो मेरे चैनल पे आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है नक्शे के माध्यम से समझाया गया है कि भाई उत्तर में कौन सा दिशा है, इस प्रश्न के उत्तर में ही नाम छुपा है, उत्तर छुपा है, उत्तर में उत्तर प्रदेश ही होगा, है कि नहीं, ठीक। तो मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, छत्तीसगढ़ का पूरा ज्योग्राफी मैंने समझाया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा, तब ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। अगला दिया है, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान में। फिर से भाई जिला हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, हमारे चैनल में आप लोग आइएगा, देखिएगा, पूरा का पूरा 33 जिला मैंने कवर अप किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, मध्य में कौन सा जिला है, किस जिले का पड़ोसी कौन है, ये सारा चीज़ आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताया गया है और खुद बना के दिखाया गया है, ठीक। तो उससे आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक। तो भाई सरगुजा कहाँ है? उत्तर में है, उत्तर प्रदेश के नीचे है सरगुजा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं भारतीय राज्यों के साथ लगी है। कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी है भाई? तो देखिएगा अभी तो 7 है, लेकिन उस समय कितनी थी? 6 थी। ध्यान रखें क्योंकि उस समय आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग नहीं हुए थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन 7 राज्यों के नाम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की अधिकतम उत्तर से दक्षिण लंबाई किलोमीटर के मध्य, कितने किलोमीटर के मध्य भाई? तो लगभग लगभग 600 से 700 किलोमीटर, मतलब उधर जो बलरामपुर से लेकर के सुकमा तक की लंबाई 600 से 700 किलोमीटर, ठीक। सड़क से जाओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा दूरी आपको पड़ेगी, क्योंकि भाई सड़क सीधा थोड़ी जाता है, तो घूम फिर के जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल खालिस्तान दिशा की ओर है, किस ओर है भाई? देखो छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रमुख नदी है महानदी, वो जिस तरफ बहेगी उधर ही छत्तीसगढ़ का ढाल है, तो पूर्व की ओर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है भाई? सर्वाधिक क्षेत्रफल। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैदानों और नदियों के बेसिन, ठीक। मैदान, नदियों का बेसिन, इसी के साथ जो है हमारा छत्तीसगढ़ आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? मैकल पर्वत श्रेणी पश्चिमी छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उस तरफ से लगा हुआ है, और वहीं पर हमको देखने को मिलेगा मैकल पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि राजनांदगांव जिले से लेकर के कवर्धा जिले से लेकर के बिलासपुर तक के एरिया में फैला हुआ है। रायगढ़ तो भाई पूर्व में है, तो ये तो वैसे ही हट जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, अगर आपको मैकल पर्वत श्रृंखला का डायरेक्शन अगर पता है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? नर्मदा बेसिन का भाग आपको बताना है, मतलब कि किस जिले की नदियां नर्मदा नदी में मिलती है। तो देखो राजनांदगांव इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। राजनांदगांव कवर्धा वाला जो क्षेत्र है वहां से कुछ नदियां निकल करके जो है अपना नर्मदा बेसिन में मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है,
तो छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है भाई? तो ये सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया था मैं वही आपको बताऊंगा। तो ये लिया था 1400 से 1425। अभी शायद कुछ कम ज़्यादा हो गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ाया था उस समय शायद कुछ दूसरा था। छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो भाई कौन सा है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र? कोरबा है ना, यहीं पर गेवरा गेवरा कुसमुंडा जैसे कोयला क्षेत्र हैं। अगला देखते हैं, वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में नर नारी अनुपात कितना है, अर्थात लिंगानुपात। सीजीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि भाई छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक, तो उस समय देखो 2001 की जनगणना के आधार पर था 989, और अभी अगर हम बात करें रिसेंटली, मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर, तो ये आपका हो जाएगा 991। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार 991। तो इसको आपको जनगणना को अच्छे से देखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में कौन पोताश्रय नहीं है? पोताश्रय क्या होता है? पोताश्रय भाई, तो इसके लिए आप अगर हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जो अंग्रेजी वर्जन होता है ना वो देख लीजिएगा। पोताश्रय का मतलब होता है बंदरगाह, डॉकयार्ड, जहां पर पानी में चलने वाले जहाज आकर के रुकते हैं। ठीक, तो भाई देखो, कांदला बंदरगाह है, कोच्चि भी बंदरगाह है, मैंगलोर भी है, बेंगलुरु भैया ये तो बीच में है ना, समंदर है ही नहीं बेंगलुरु के पास, तो कहां से वो पोताश्रय होगा? आंसर होगा बेंगलुरु। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का प्रमुख उद्योग नहीं है? लौह इस्पात भैया, ये तो बहुत बड़ा उद्योग है ना, सीमेंट से भी अच्छा खासा पैसा आता है, एल्यूमिनियम से भी अच्छा खासा आता है, लेकिन केमिकल इंडस्ट्री या रसायन उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। अभी मेरे ख्याल से कुछ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भिलाई स्टील संयंत्र एक उपक्रम है। भिलाई स्टील संयंत्र किस प्रकार का उपक्रम है भाई? सार्वजनिक, निजी, सहकारी? तो ये कैसी है? सार्वजनिक है, सरकारी कंपनी है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? किस तरह की जलवायु का छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है? तो आर्द्र दक्षिण, आर्द्र दक्षिण। और छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है ना ये उष्ण कटिबंधीय है, ये भी ध्यान रखेंगे, उष्ण कटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। अब यहाँ तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में है नहीं, तो भाई दक्षिण पश्चिम में क्या है? बंगाल की खाड़ी दक्षिण पूर्व में है। ठीक, हिंद महासागर की शाखा ये तो दक्षिण में है। ठीक, लौटते हुए मानसून मतलब हिमालय की तरफ से वापस, जबकि अरब सागर जो है ये दक्षिण पश्चिम में। तो आंसर हो जाएगा अरब सागर की शाखा से, अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून से छत्तीसगढ़ जो है अपना अधिकांश वर्षा प्राप्त करता है। अगला है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। भारत का सबसे खनिज युक्त शैल तंत्र जहां से अच्छा खासा खनिज मिलता है, तो भाई धारवाड़, जहां से लोहा भी मिलता है, सोना तांबा वगैरह भी जो है इस चट्टान से प्राप्त होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी क्षेत्र है, बस्तर वाला क्षेत्र, वो जो है धारवाड़ शैल तंत्र वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक, बायोडाइवर्सिटी। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पूर्वी घाट में, लेकिन यहाँ तो पूर्वी घाट दिख नहीं रहा है। तो देखना, ये जो शांत घाटी है जो कि केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये पूर्वी घाटी का ही भाग है, और इसी में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ओवरऑल ऐसे देखें तो हम लोग पूर्वी घाट, लेकिन पूर्वी घाट का भी कौन सा हिस्सा? तो शांत घाटी। बाकी कश्मीर घाटी में भी है लेकिन थोड़ा कम। ठीक, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में है। दामोदर घाटी दामोदर नदी के आसपास है। अगला है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये स्थित है भैया पुल्लीकट झील में। ठीक, पुल्लीकट झील के समीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, और ये कहाँ पड़ेगा? तो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है ना। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाएगा? तो भाई ये पाया जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दैनिक तापांतर का क्या मतलब है? दिन के समय में जो है भयंकर वहाँ गर्मी होगा, रात के समय बहुत ज़्यादा
ठंड होगी। ठीक, भयंकर शब्द का मैंने प्रयोग किया, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होती है दिन में और रात के समय तापमान जो है गिर जाता है। तो यहाँ पर तापांतर, ताप में अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है। हसदो घाटी क्यों विख्यात है भाई, किस कारण से विख्यात है? तो कोयला खदानों के लिए हसदो घाटी जानी जाती है, जो कोरबा रायगढ़ क्षेत्र में है। ठीक, कोरबा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दली राजहरा खदानें प्रसिद्ध है। भाई प्रसिद्ध थी, उस जमाने में वहां से लोहे का उत्पादन होता था, लेकिन अब वहां से क्या है, लोहा खत्म हो चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में जनपदों की संख्या, जिलों की संख्या आपको बतानी है। भाई कितनी होगी, उस जमाने में कितनी थी और अभी कितनी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वन मुख्यतः पाई जाती है। तो मैनग्रोव वन कहाँ पाया जाता है भाई? तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो नदी डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती है भाई, ये आपको बताना है। तो नर्मदा जो है नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। बाकी महानदी का डेल्टा बनता है, गोदावरी का डेल्टा भी बनता है, उसके बाद कावेरी नदी भी डेल्टा बनाती है, लेकिन ये जो नर्मदा है ये डेल्टा नहीं बनाती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है। शीतकाल में वर्षा होती है, ठंड के समय में। आज भी जब मैं कॉलेज से निकला तो देखा तो बाहर हल्की फुल्की बारिश हुई थी, गाड़ी वगैरह भीगा हुआ था। ठीक, क्योंकि मैं बस्तर में रहता हूँ, तो बस्तर क्षेत्र में जो है खास करके शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक, अगर हम छत्तीसगढ़ पूछे ना कि छत्तीसगढ़ की किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा अधिक होती है, तो बस्तर क्षेत्र में होती है। बाकी छत्तीसगढ़ के बाकी क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है लौटते हुए बस्तर क्षेत्र में शीतकाल में ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक, तो लौटते हुए मानसून से, मानसून लौट रहा है ना, वापस जा रहा है, तो जाते समय जो बचा कुचा पानी है वो गिरा करके चला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित में छत्तीसगढ़ में कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है, देखते हैं। रायपुर राज्य की राजधानी है, जी हाँ भैया, अभी लेकिन चेंज हो गया ना, अभी तो नवा रायपुर है। ठीक, उस समय रायपुर थी। भरतपुर चावल मिलों का केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। दुर्ग भिलाई नगर औद्योगिक नगर है, हाँ। खैरागढ़ स्वर्ण शहर, गलत हो जाएगा ये। ठीक, वैसे अभी के हिसाब से ये भी गलत होगा, लेकिन उस समय के हिसाब से सही था। ठीक, अभी नवा रायपुर लगाएंगे आप लोग, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नवा रायपुर, न कि नया रायपुर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूं। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। हाँ, तो ये हो गया, जो अपना खैरागढ़ है वो स्वर्ण शहर नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, निम्नांकित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो राउरकेला जर्मनी। ठीक है, अच्छा यहां पर ना इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश, तो राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से बना है। राउरकेला में जो इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र पूर्व यूएसएसआर, जो सोवियत संघ था ना, उससे बना है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, बोकारो की बात करें तो बोकारो जो है ना, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना है, न कि यूएसए। यूएसए मतलब अमेरिका, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा एक कथन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में सही नहीं है? ये वाला क्वेश्चन शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में पूछा था। तो ये जो क्वेश्चन है सीजीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, न कि मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक, तो यह राज्य मुख्यतः एक कृषि क्षेत्र है, सही है भाई। इसको इसकी 75% से अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवासरत है, ग्रामों से निवासित है, ग्रामों में निवासित है। ठीक, यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता बागानी कृषि नहीं, यहाँ पर खाद्यान्न फसलें जो है अधिक ली जाती है। ठीक, बागानी फसलें भी ली जाती है जसपुर क्षेत्र में, लेकिन खाद्यान्न फसलें प्रधान है। अगला है, लोकसभा तथा विधानसभा के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। कब की गई थी ये आपको बताना है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989, पहले 21 वर्ष था, इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य को किस अनुच्छेद के तहत हटाया जा सकता है, यह आपको बताना है। इसका आंसर होगा 317। जो प्रमुख अनुच्छेद हैं संविधान के, उनसे प्रश्न पूछा ही जाता है तो उनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको एनडीसी कहते हैं, के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है। भाई राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है, इसके लिए कोई अलग से सचिव नहीं बनाया जाता है। किसको इसका सचिव बनाया जाता है, तो ये होता है योजना आयोग का सचिव। जो योजना आयोग का सचिव होगा वही इसका सचिव होगा। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब एक राष्ट्रपति जो है दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है किस अनुच्छेद के तहत, ये आपको बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर होगा अनुच्छेद 57, आर्टिकल 57। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज। पंचायती राज विषय निम्न में से किस सूची में सम्मिलित है। तीन सूचियां हैं, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, एक अवशिष्ट सूची भी देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये जो राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो ये सार्वभौमिकता के लिए जाना जाता है, ठीक। सभी व्यक्ति समान है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति प्रारंभ में किस समिति द्वारा की गई थी। मतलब त्रिस्तरीय पंचायती राज होना चाहिए, मतलब पंचायती राज व्यवस्था लागू करना काफी समय से चल रहा था, लेकिन इसका कितने स्टेप होंगे। जैसे अभी होता है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसी को बोला जाता है त्रिस्तरीय। तो 3 स्तर हों इसकी संस्तुति, मतलब सबसे पहले किसने बोला था ऐसा, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय, वो जो सनी देओल का एक मूवी है ना, वही बलवंत राय, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। बैंकों को नेशनलाइज्ड किया गया, कब किया गया, तो इंदिरा गांधी जी के समय किया गया 1969 में, 1969 में। ध्यान रखेंगे, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, काफी बार ये चीज जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को तो सुधार की घोषणा की गई, इसको किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। वैसे इसका पूरा नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। अगला है जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है। तो देखो पहले क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार है ना, वो मूल अधिकारों में से एक था। अभी 6 अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है ना, पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, और इस संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया बाद में। तो कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनकी निर्हरताओं, मतलब उनकी जो भी योग्यताएं हैं, वो किस या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो उसका कौन निर्णय लेगा, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक। देखो विधानसभा का अध्यक्ष एक तरह से उनका लीडर होता है, वही सब कुछ करेगा कि भाई कौन रह सकता है, नहीं रह सकता, किसके ऊपर कार्रवाई करना है, वो विधानसभा का अध्यक्ष ही देखेगा। अगला है महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने कहाँ दी थी। तो इसका आंसर है बारदोली सत्याग्रह, जो गुजरात में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह, मतलब किसी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है, कब उठाया जा सकता है भाई, क्या वो काम बिगाड़े, क्या करे, ठीक। तो ऐसे मामले में जब किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। मतलब कुछ कामचोरी टाइप का काम करेगा ना, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक। माफी चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के
विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर होगा 105, अनुच्छेद 105। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो भाई संघ सूची रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं, रेलवे है, कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भाई राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? देखो उत्तर प्रदेश में ना विधान परिषद भी है, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा है केंद्र में, वैसे ही कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है। हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहा है जिस तरह से राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं ना, वैसे ही विधान परिषद में राज्यपाल कुछ लोगों को मनोनीत करते हैं। तो कितने लोगों को मनोनीत कर सकते हैं ये आपको बताना है। आंसर होगा 1/6 कुल सदस्यों का 1/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दल बदल विरोध विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? दल बदल विधेयक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। इनमें से क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं भाई, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक, तो देखिएगा पहला दिया है, एक सांसद या विधायक अनर्ह ठहराया जाए। इसका मैं आंसर बता दूं क्या डायरेक्ट? ये जो है ना माफी चाहूंगा, लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा। इसका आंसर ये है डी। ठीक, ये नीचे थोड़ा सा छिप का मतलब दिख नहीं रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसका आंसर क्या होगा? द होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इस क्वेश्चन का मैं अगर ठीक होता है तो मैं स्क्रीनशॉट जो है इसको शेयर कर दूंगा। ठीक, अगला है, निम्न में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची देखो एक होता है संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, दूसरा होता है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, तीसरा होता है समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो पुलिस का जो मामला है ये राज्य सरकारों के पास है, रेडियो और टेलीविजन ये मेरे ख्याल से केंद्र सरकार के पास है, ये भी केंद्र सरकार के पास है। जो आपराधिक मामले हैं ये समवर्ती सूची में है। ठीक, आपराधिक मामले समवर्ती सूची में रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्लॉक स्तर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति बनाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? तो ये एक प्रशासनिक समिति होगी। ठीक, प्रशासनिक समिति। अगला है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान, जो भी मतलब करों का बंटवारा होता है, ठीक, तो उसको किस तरह से क्या किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा, वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, ये नहीं। राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, नहीं। किसी भी परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, नहीं। मात्र राज्यों की विधायिकाओं, हाँ, राज्य की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। राज्य की विधायिकाएं जो विधानसभा है या विधान परिषद है, ये मिलकर अगर बहुमत से सहमति दे दे तो फिर इसको निलंबित किया जा सकता है। अगला है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? लंबे समय तक कसरत करना है तो उसके लिए मुख्य ईंधन, पेट्रोल डीजल की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए क्या ईंधन है भाई? मनुष्य के लिए वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हैं ना, विटामिन। ठीक, तो सीजीपीएससी ने आंसर तो वसा लिया है, लेकिन आंसर इसका मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये सीजीपीएससी का आंसर है, बट जो आंसर मुझे मिला वो था कार्बोहाइड्रेट। अगला है, ओलंपिक में भारत टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था है, मतलब भारत टीम को जो, या फिर सीधा सीधा ये मैं कहूँ कि ओलंपिक में भारत टीम को लेकर के जाने वाली जो संस्था है वो कौन है, वो आपको बताना है। तो वो है आईओसी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। अगला क्वेश्चन है, क्यू किस खेल से संबंधित है? इस तरह के क्वेश्चन जो है व्यापम में अब पूछे जाते हैं, पहले सीजीपीएससी में भी पूछे जाते थे, बट अब सीजीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा विलियर्ड्स। अगला जो क्वेश्चन पेपर होगा ना 2012 वाला, उसमें सारा चीज जो है बदल जाएगा। ठीक, मुझे मेरे ख्याल से शुरुआत 2012 से करनी चाहिए थी, खैर कोई नहीं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ये भी सीजीपीएससी में नहीं पूछा जाता इस तरह का क्वेश्चन, फिर भी आप लोगों को जो है लेकर के चलना होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल।
अगला क्वेश्चन, सचिन ने निम्न टीम में से किस देश के विरुद्ध, ये के होना था, ठीक, किस देश के विरुद्ध 125 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगाया था। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के खिलाफ अपना जो है 125 बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे चीज़ों को आप लोगों को जो है पढ़ करके देख करके जाना है, ठीक। तो ये अजित पाल सिंह उस समय जो है वो थे अपने क्या कहते हैं कैप्टन हॉकी टीम के। अगला है, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाला सबसे युवा भारतीय कौन है। तो उस समय के हिसाब से तो भाई ये जो अभिनव पांडे का इसने आंसर लिया है, लेकिन जो आंसर मिल रहा है वो अर्जुन वाजपेयी हो सकता है। लेकिन अभी जो है मेरे ख्याल से ये डाटा बदल गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको देखना है। अगला है, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता, एथलेटिक्स का पहला पद्मश्री विजेता कौन है। तो मिल्खा सिंह, जिनको फ्लाइंग जट कहा जाता है, उड़ता सिख। अगला क्वेश्चन है, पहले कॉमनवेल्थ खेल हुए थे। पहला कॉमनवेल्थ खेल कब हुआ था भाई। तो ये हुआ था 1930 में हैमिल्टन में, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम। अगला है, एशियन गेम्स 2008 चीन में किस भारतीय ने शूटिंग में व्यक्तिगत प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता था। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन इसको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, ठीक है ना। अभी भी इसको पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक, ठीक। अगला ये आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि रीजनिंग के मामले में मैं थोड़ा सा जो है ना वीक हूँ, यही बोलूँगा मैं सीधा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बस देखिएगा कि भाई किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन 2011 में पूछे गए थे और किस तरह से 2012 में फिर सारा कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पूछा है, एक व्यक्ति 5 घंटों में नदी की धारा के बहाव की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर और उतने ही समय में नदी की धारा के बहाव की दिशा में 26 किलोमीटर तैरता है। नदी की धारा का वेग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी भी पूछे जाते हैं। जो सी सेट का जो सेक्शन है, जो सेकंड पेपर है सी सेट, उसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। वैसे मुझे आंसर पता है, क्योंकि जो क्या कहते हैं मॉडल आंसर मैंने देख रखा है, ठीक। लेकिन आप इसको जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि दूसरे बच्चों को भी फायदा हो, ठीक। बाकी सभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग सॉल्व करिए स्किप करके, या फिर क्या कहते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इसका आंसर आपको जो है बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है सीजीपीएससी ने जो लिया है वो है 1.5 किलोमीटर, ठीक है ना। 1.5 किलोमीटर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन किसी रेलवे पुल जिसकी लंबाई 165 मीटर है पार करने में कितना समय लेगी। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको जो है बनेगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक। तो इसका आंसर होगा 7.5। अगला देखते हैं, 32 रुपए किलो की चीनी और 37.50 रुपए किलो की चीनी को किस अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य 34.50 रुपए किलो होगा। देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को परखने का काम करते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको जो है वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो सी सेट का पोर्शन आप लोगों को करा सके, तो बहुत जल्दी उससे रिलेटेड वीडियोस जो है आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो सीजीपीएससी ने लिया है, मैं वही आंसर बता रहा हूँ, 6:5। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तल से द्वितीय तल पर जाने के लिए 6 सीढ़ियां हैं, ठीक। ऐसे 6 सीढ़ियां बना लेते हैं, इसको चलो करके देखते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक।
कोई भी दो व्यक्ति एक ही सीढ़ी पर नहीं हो सकता। आर पी से दो सीढ़ियां ऊपर है, आर पी से दो सीढ़ियां ऊपर है। अगर हम पी को यहाँ मान लेते हैं, ठीक, पी को यहाँ मान लेते हैं, तो आर जो है ना दो सीढ़ियों के ऊपर, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक, आर पी से दो सीढ़ियां ऊपर है, तो यहाँ पर आर हो जाएगा, ठीक, ऊपर है। क्यू एस से एक सीढ़ी ऊपर है, क्यू जो है एस से एक सीढ़ी ऊपर है, तो यहाँ हो सकता है क्यू, ना 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 मैंने शायद बिगाड़ दिया। अच्छा, यहाँ भी तो हो सकता है, क्यू एस से एक सीढ़ी ऊपर है, यहाँ हो सकता है क्यू, यहाँ पर एस, ठीक, ये एस। और आर एस से दो सीढ़ियाँ नीचे है, आर एस से दो सीढ़ियाँ नीचे है, आर एस से दो सीढ़ियाँ नीचे है। कैसे उल्टा हो गया, आर एस से दो सीढ़ियाँ नीचे है। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मुझसे तो नहीं बन पाता है इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। मतलब पहले बनता था, जिस टाइम मैं प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था उस टाइम पे बनता था, बट काफ़ी समय से प्रैक्टिस छूट गया है, तो ये नहीं हो पा रहा है, ठीक। तो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इसका क्या आंसर है बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो है ना ए क्यू वाई जेड भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, जेड क्यू का पिता है और ए वाई की पुत्री है, और वाई जेड का बेटा है। यदि पी वाई का पुत्र है, पी का भाई बी है, तो बी और वाई भाई भाई हैं। तो ये आपको बताना है क्या होगा, ठीक। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर दिया है ए बी की बहन है, जो आंसर लिया गया है ना ये दिया गया है, ठीक, ए बी की बहन है, ठीक। देख लेते हैं एक बार, जेड भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, जेड क्यू का पिता है, जेड जो है क्यू का पिता है, ए वाई की पुत्री, जेड क्यू का पिता है, जेड क्यू का पिता है, चलो ये जेड बना लेते हैं, ठीक। ए वाई की पुत्री है, वाई ए क्यू, ठीक। वाई जेड का बेटा है, वाई जो है जेड का बेटा है। यदि पी वाई का पुत्र है, नहीं बच्चों मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया। रिक्त स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, इसको भी आप लोग जो है बनाने की कोशिश करिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो है सी सेट से रिलेटेड वीडियोस लेकर के आऊँ, जो आपकी तैयारी में आपको काफ़ी मदद करेगा। वैसे मैं काफ़ी समय से आपको बोल रहा हूँ, केवल आश्वासन दे रहा हूँ सरकार की तरह। इसका आंसर होगा पी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए रेखा चित्र में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं ये आपको गिनना है। ये तो कर ही सकते हैं मेरे ख्याल से, चलो देख लेते हैं। एक दो तीन चार, ठीक, तो ये चार चौक 16, 16 हो गए ये। अब देखते हैं, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, ठीक। तो ये हो गया कितना, 20, 20 हो गया, ठीक। वर्ग गिनना है ना, इसके साथ 21 हो गया, ठीक, जो बड़ा वाला है ना उसके साथ 21 हो गया वर्ग। आयत नहीं गिन सकते ना, 21, ये ऐसे हो गया 22, ऐसे हो गया 23, ऐसे हो गया 24, ऐसे हो गया 25, ठीक। तो कितना इसको लिया जाए, 25 हो गया। और कैसे गिनेंगे, 25 25, वैसे इसका आंसर जो सीजीपीएससी ने लिया है ना 30 लिया हुआ है, ठीक है। सीजीपीएससी ने इसका आंसर 30 लिया है, तो हमने 25 तो गिन लिया। अब बाकी कहाँ पर है ये देखा जाए, जरा देख लेते हैं क्या कुछ देर। आयत तो नहीं गिन सकते क्योंकि वर्ग बोला गया है, ठीक है ना, आयत नहीं कर सकते हम। और अच्छा यहाँ बन रहा है, यहाँ बनेगा ये 26, ठीक, ये बना अपना 26, ये बना अपना 27, ये बना अपना 28, ये बना अपना 29, ये बना अपना 30। तो इस तरह से आंसर क्या आया, 30। चलिए एक तो हमने सॉल्व किया, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें आप प्रैक्टिस करके ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। दिए गए रेखा चित्र को एक चित्रकार रंगने के लिए न्यूनतम कितने अलग अलग रंगों का प्रयोग करे ताकि दो अगल बगल के क्षेत्रों में उसी रंग को न भरना पड़े। इस टाइप का खेल हम लोग बचपन में खेला करते थे, जिसमें हम नंबर भरा करते थे, ठीक है। तो कुछ उसी टाइप का है। 2 3 4 6, नीचे जो दिया है ना ये 6 है, ठीक। तो कितना भर सकते हैं, अगर एक यहाँ भर दिया, ठीक है ना, एक यहाँ भर दिया, तो मतलब कोई भी रंग जो है अगल बगल में नहीं आना। यहाँ पर लाल भर दिया, ठीक,
ताकि दो अगल बगल के क्षेत्रों में उसी रंग को न भरना पड़े। यहाँ पर पीला भर दिया, यहाँ पर फिर से लाल, यहाँ पर सफ़ेद, यहाँ लाल, यहाँ लाल, यहाँ पीला, यहाँ सफ़ेद, यहाँ पीला, 1 2 3 4, यहाँ पर गुलाबी, यहाँ गुलाबी, 5। क्या इसका आंसर है, जरा देखा जाए। इसका आंसर लिया गया है 6। ठीक है, कहाँ गया? अच्छा, इसका आंसर 3 लिया गया है। 3 लिया गया है बच्चों इसका आंसर। आप लोग देखिएगा, 3 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर रेड भर लिए, यहाँ पर भी रेड भर लिए। 1 मिनट करके देखते हैं, करके देखेंगे तभी होगा। यहाँ लाल, ठीक, यहाँ भी रेड, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर वाइट, यहाँ पर कर देते हैं ब्लू, यहाँ पर भी ब्लू। नहीं, 3 कैसे होगा? शायद पीएससी ने आंसर गलत लिया है, आप लोग करके इसको देखिएगा। अगला हम देखते हैं, यदि चंदा रीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है तथा सीता रीना से लंबी है, तो इनमें सबसे छोटी कौन है? चंदा रीना से छोटी है, ठीक, ये हो गया आर, ये हो गया सी। ठीक, चंदा रीना से छोटी है, पूजा सीता से लंबी है, पूजा सीता से लंबी है, पूजा सीता से लंबी है, मतलब पी एस, ठीक, ये लंबी है, तथा सीता रीना से लंबी है, तथा सीता जो है रीना से लंबी है। तो इनमें सबसे छोटी कौन है? सी, चंदा। सी, चंदा। आंसर देखते हैं। बिल्कुल मैंने इस बार सही पकड़ा है, चंदा, चंद्रा सही आंसर है। ठीक, तो इसी तरह से आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, बन जाएगा। कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं। अगला दिया है, किसी नगर की 30,000 की 31 सैकड़ा, 1000, 10,000, 3 लाख है। ठीक, किसी नगर की 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान से बन जाता है। 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष है, 50% जनसंख्या साक्षर है, मतलब कि 1.5 लाख लोग साक्षर हैं। यदि 70% पुरुष साक्षर हों, 70% पुरुष अगर साक्षर हैं, 1,50,000 लोग, ठीक, 1,50,000 लोग टोटल साक्षर है। यहाँ पर 1,80,000 पुरुष है। चलिए, इसको आप लोग बनाइएगा। आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर दिया है 24,000। ठीक है, 24,000 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एक बक्से में लाल, पीले और हरे रंग के 2-2 कंचे हैं। बक्से एक कमरे में रखा गया है जहां कंचों के रंग को नहीं पहचाना जा सकता। एक लड़का किसी भी रंग के 2 कंचों को निकालना चाहता है। उस बक्से में न्यूनतम कितने कंचे निकालने चाहिए ताकि निश्चित तौर पर एक ही रंग के 2 कंचे उसे मिल सकें। आप लोग जो है इसको बनाने की कोशिश करिएगा और मुझे बताइएगा क्या इसका आंसर निकलता है। वैसे आंसर इसका है जो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को पॉज करिए। अब लीजिए आंसर 5 जो CGPSC ने लिया है। अगला है ए बी सी डी 4 रिश्तेदार हैं। ए की उम्र बी से 3 गुनी है, सी की उम्र डी की आधी है, बी की उम्र सी से अधिक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही माना जाएगा? तो भाई इसको भी आप लोग बनाइएगा। बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ठीक, बी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित श्रेणी में अगला अंक क्या होगा? तो इसमें अगला अंक आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। इसका अगला अंक होगा, आंसर मैं बता दे रहा हूं, आपने पॉज कर लिया होगा वीडियो, 125। अगला क्वेश्चन, रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में, चलो इस टाइप के क्वेश्चन भी सरल होते हैं, ठीक है ना। ठीक, रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में 400 मीटर पैदल जाता है। फिर वह दाहिने, दाहिने किसको बोलते हैं? दाहिने, दाहिने, मैं दाहिने बाहिने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। दाहिना, दाहा,
अच्छा ये होगा क्या लेफ्ट, ठीक। दाहिने मुड़कर वह 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 100 मीटर की दूरी तय करता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है अगर इस स्थान से उसके घर की सीधी दूरी नापी जाए तो। ये 400 मीटर, ठीक, ये 400 मीटर, इधर आ गया 100 मीटर। तो ये दूरी आपको बताना है, ठीक। तो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये कोण वोण वाला कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, अब वीडियो को पॉज करके इसका गुणा भाग कर लीजिएगा। वैसे इसका आंसर जो लिया गया है 500 मीटर, चल के आया है वो कितना, 900 मीटर। अगला है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर एक शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। मान लो वह संख्या 49 है, 24 को भाग दो तो 49 से कम 49, सॉरी 24 से कम 24, 24 दूनी 48, तो एक बचा। वहीं 2 से भाग देंगे तो भी क्या होगा, एक ही शेष आएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, एक, क्योंकि अगर 2 होगा ना तो 2 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय जिसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, 10% बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, 20% बच्चे फुटबॉल नहीं खेलते हैं और 4% न तो फुटबॉल खेलते हैं न क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी भी सी सेट में, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो है प्रिपेयर रहना है। इसका आंसर जो लिया गया है वो है 30। अगला है, एक रंगमंडल, क्या है रंगमंडल, एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर में सीटों की संख्या, मतलब एक हॉल में, ठीक, सिनेमा हॉल पकड़ सकते हैं। सीटों की 21 कतारें हैं, प्रत्येक कतार में उससे आगे वाली कतार से 4 ज़्यादा सीटें हैं। अंतिम कतार में 100 सीटें हैं, उस रंगमंडल में कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े मज़ेदार टाइप के होते हैं। आप लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आंसर क्या लिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। आंसर इसका लिया गया 1260। अगला क्वेश्चन है, 24 समरूप वर्गों की सहायता से अलग अलग आकार के कितने आयत बनाए जा सकते हैं, ठीक। समरूप वर्ग, कितने आयत बनाए जा सकते हैं भाई, ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसका आंसर लिया गया है 4। सीजीपीएससी ने जो आंसर लिया वही मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो छूटा हुआ है ना रेखा चित्रों में, ए और बी का मान बताएं, क्या मान है, ठीक है, बताने की आप लोग कोशिश करिएगा। इसका आंसर लिया गया है 48, 20, ठीक। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में, सी सेट में। किसी भाषा में, किसी कूट भाषा में ड्रिंक को स्पेयर लिखते हैं और ब्रेस को क्या है, यूपियोन, उपियोन। उस भाषा में ब्रिक को क्या लिखेंगे, ये आपको बताना है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत पूछा जाता है और ये ज़रूरी भी है, ठीक, आपके दिमाग को परखने के लिए। तो इसका आंसर जो लिया है सीजीपीएससी ने वो लिया है अपना, क्या कहते हैं, स। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य, किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होगा, तो वो होगा सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। अगला क्वेश्चन है, यदि 25, 17, 19 क्वेश्चन मार्क का समांतर माध्य 19 हो तो क्वेश्चन मार्क का मान आपको बताना है, ठीक। तो सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। आंसर मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए, आप लीजिए आंसर। कहाँ गया ये आ गया आपका 15, जो सीजीपीएससी ने लिया है। अगला है, यदि बंटन 10, 12, 13, 16 खाली स्थान 20, 25, 30 की मध्यिका 18 है तो खाली क्वेश्चन मार्क का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क का क्या मान होगा, पॉज करिए और इसको बनाने की कोशिश करिएगा। तो इसका मान क्या होगा, 20, जो सीजीपीएससी ने लिया है। अगला क्वेश्चन फिर से वैसे, ये बंटन 2, 3, 4, 5, 7, 1, 8 की मध्यिका है, तो इसकी मध्यिका आपको निकालनी है, ठीक है ना, मध्यिका आपको निकालनी है। तो इसकी मध्यिका है 4, जो सीजीपीएससी ने लिया है। अगला क्वेश्चन, बंटन 3, 5, 6, इसका बहुलक आपको बताना है, बहुलक। तो बहुलक कितना होगा, इसका बहुलक जो निकला है वो है 4, फिर से सीजीपीएससी का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थिति माध्य है, तो स्थिति माध्य आपको बताना है। तो स्थिति माध्य किसको कहेंगे, माध्यिका को।
ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी तैयार रहेंगे। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान है, तो जो संख्या हटाई गई उसका क्या मान है ये आपको बताना है। तो आप लोग करने की कोशिश करिएगा, मैं आंसर बताता हूँ, वीडियो को पॉज करिए। आंसर लिया है सीजीपीएससी ने 26। अगला क्वेश्चन है, 6 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? ये आपको बताना है भाई। इस तरह की चीजें पूछी जाती है और बन जाता है क्वेश्चन, ठीक, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर जो लिया गया है 18 वर्ष सीजीपीएससी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 80 किलोग्राम है, ठीक है, औसत भार 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़के और लड़कियों का भार क्रमशः 85 किलोग्राम और 70 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो जो सीजीपीएससी ने आंसर लिया था वही मैं आपको बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करिए, बनाने की कोशिश करिए। तो सीजीपीएससी ने क्या आंसर लिया? 50, ठीक। अगला क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या नहीं है भाई? प्रसरण। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2011 सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन, ठीक। पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है सेट ए वो मैंने उठा करके आपके लिए एक्सप्लेन किया। अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये करंट अफेयर के थे, तो आपको उस टाइप के करंट अफेयर को जो है तैयार करना है। इसके अलावा जो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको बताए उसको आपको तैयार करना है। बाकी जो दूसरे पोर्शंस हैं, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, साइंस, इसको तो मैं अच्छे से करवाऊंगा ही करवाऊंगा। बाकी आप लोग जो है सी सेट को आपको देखना होगा, किसी टीचर को आप देखिएगा, यूट्यूब पर कोई दूसरे टीचर होंगे जो सी सेट करवा रहे हैं, उनसे आप देख सकते हैं, ठीक। और जो करंट अफेयर है उसके लिए आपको कोई मैगजीन फॉलो करना होगा, न्यूज़पेपर देखना होगा, या फिर यूट्यूब पर काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जानकारी दे देंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होना बच्चों, आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला शायद आपने गलत बताया या इसमें मुझे डाउट है, तो मैं उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा या किसी भी तरह से आपको जो है बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको देखने को मिलता रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।